सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 26 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोपहर ढल चुकी थी। मैं डेरे पर था। मेरे पास कुछ दोस्त बैठे हुए थे। नदीम जरा दूर चारपाई पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। उसने हमारी गुफ्तगू में हंकारा तक नहीं भरा था। हमारी बातें उसके मतलब ही की नहीं थीं, क्योंकि सभी दोस्त कबड्डी की बातें कर रहे थे। यार आबिद, गांव के जितने बेरोजगार लड़के हैं ना, सबको इकट्ठा करो। उनके लिए किसी काम का बंदोबस्त करो। क्या काम करें? उसने पूछा। यार, यहाँ कोई बड़ा सा फार्म हाउस बना लो, कोई फैक्ट्री लगा लो, सबको खुशहाल होना चाहिए। पैसा मैं लगा दूं। मैंने कहा तो नदीम यूं ही लेटे लेटे बोला, इसने टकसाल लगाई हुई है, ले लो पैसा इससे। पागल हो तुम? ये एवं ही लग जाती हैं, लंबी रकमें चाहिए इसके लिए। मिल जाएंगी, मैंने इत्तमाद से कहा। चलो, जब मिल जाएगी तो लगा लेना। अभी सिर्फ ये सोचो कि खान रब नवाज की तरफ से खामोशी क्यों है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इलाके में भी है या कहीं और है। उसने तल्खी से कहा। बात तो नदीम की ठीक है, एहतशाम ने कहा। हाँ, इस बारे भी अब सोचना होगा, मैंने कहा। तो उन्हीं लम्हात में दूर सड़क पर एक सुर्ख रंग की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने डेरे पर आने वाले कच्चे रास्ते की जानिब रुख मोड़ा तो आबिद ने सरसराते हुए कहा, ये कौन है? देख लेते हैं कौन है, मैंने कहा। तो नदीम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने जल्दी से अपना पिस्टल हाथों में लिया और कार की जानिब देखने लगा। बाकी भी सब उठकर इधर उधर हुए। मैं और नदीम वहीं बैठे रहे। कुछ फासले पर कार रुकी तो पैसेंजर सीट की तरफ से एक लंबे कद का अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। उसने सफारी सूट पहना हुआ था। ड्राइविंग सीट की जानिब से एक छुरीला सा नौजवान उतरा। वो दोनों बढ़ते हुए हमारी जानिब आने लगे। बिल्कुल करीब आकर उसने सलाम किया, फिर मुतजस्सिस लहजे में बोला, मुझे असद से मिलना है। मैं हूँ, मैंने कहा। तो वो एक खाली चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरा नाम सरदार आलम है। मैं यहाँ के इलाके का इंस्पेक्टर हूँ। मुझे गांव से पता चला कि तुम यहाँ डेरे पर हो। अगर आने से पहले फ़ोन कर लिया होता तो मैं वहीं मिल जाता। खैर, बताएं क्या पियेंगे? लस्सी, चाय या कोई सोडा? मैंने खुशगवार लहजे में पूछा तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे तुमसे दो चार ज़रूरी बातें करनी हैं। जी, करें बातें, मैंने हमातन गोश होते हुए कहा। मैं आज यहाँ तैनात हुआ हूँ। मैंने पहली ब्रीफिंग पर फैसला किया कि तुमसे मिलूं, इसलिए बिना वर्दी सीधा इधर ही आ गया हूँ तुम्हारे पास। जी, खुश आमदीद, बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने सुकून से कहा तो वो संजीदगी से बोला, मुझे इस इलाके में अमन चाहिए, बस मुझे यही कहना है। सॉरी सरदार आलम साहब, ये बात मुझसे ही क्यों? मैंने रूखे लहजे में पूछा तो वो बोला, इसलिए कि मुझे तुम्हारे बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है। पुलिस को शक है कि तुम लोगों के खेतों में दो बंदों का कत्ल हुआ है। इसमें तुम्हारा हाथ है। शक है ना? जब सबूत मिल जाए तो आ जाएं। और हाँ, मेरे ताया जी कत्ल हुए हैं, वहीं उसी जगह पर। उनके कातिल अभी तक पकड़े गए या नहीं? क्या पेशरफ्त हुई, इस बारे में कोई ब्रीफिंग मिली है या नहीं? मैंने दबे दबे गुस्से में कहा तो वो बोला, पुलिस काम कर रही है, जब भी सबूत मिले कातिल पकड़ लेंगे। तो फिर आकर बात करें मुझसे, मैंने कहा। तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बच नहीं सकते हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आबिद की ऊंची आवाज आई, असद, हमें पुलिस घेर रही है। इसके साथ ही सरदार आलम ने चश्मे जदन में अपना पिस्टल निकालकर मुझ पर तान लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा था। सरदार आलम के लबों पर हल्की हल्की तंजिया मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे यूं लगा जैसे वो कानून की पासदारी में नहीं, किसी जाती रंजिश की वजह से मुझ पर पिस्टल ताने खड़ा है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, फिर हकारत आमेज लहजे में बोला, जंगल में दाखिल होने से पहले जिस शिकारी को जंगल के जानवरों के बारे में मालूमात नहीं होती ना, वो बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे मर गया। हो सकता है ऐसा ही हो, मैंने कंधे उचकाते हुए एतमाद से कहा। ना जाने क्यों मैं उससे खौफजदा नहीं था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, सभी दोस्त आउट में हो चुके थे, जबकि काफी फासले पर दो जवान खड़े दिखाई दिए जो बगैर वर्दी के थे। उनसे जरा फासले पर पुलिस वैन खड़ी थी।
नदीम वैसे ही चारपाई पर पड़ा था। इस बार वो औंधा नहीं, सीधा होकर मेरी तरफ देख रहा था। आबिद, कितने लोग हैं? यही दो सामने हैं, 3-4 फसलों की ओट में हो गए हैं। मेरे अकब से आबिद की आवाज गूंजी तो मैंने सरदार आलम की तरफ देखते हुए पूछा, बस यही लोग लाए हो मुझे जंगल का फलसफा पढ़ाने? इसका सबक तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं, थाने चलकर देता हूँ। वहां जाकर बताऊंगा कि जंगल किसे कहते हैं और जानवर क्या होते हैं, सब समझ जाओगे। उसने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे थाने ले जा सकोगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा इरादा तो यही है, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। तो ये शौक पूरा कर लो, मैंने सुकून से कहा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो चंद लम्हों तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर पिस्टल का सेफ्टी कैच हटाते हुए बोला, तो चलो फिर आगे लगो। तुम क्या समझते हो, बंदूक की नाल पर मुझे थाने ले जाओगे? ऐसा मुमकिन नहीं। एक गोली मारोगे तो उसके बदले में तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। इतने छेद हो जाएंगे तुम्हारे बदन में कि कोई गिन नहीं सकेगा। मैंने इस कदर नफरत भरे लहजे में कहा तो एक लम्हे को उसकी आंखें फैल गईं। ना जाने वो क्या सोच कर आया था, मगर इतनी मज़ाहमत पर वो सोचने पर मजबूर हो गया और धमकी आमेज लहजे में बोला, मैंने कहा है आगे लगो। कोई वारंट है तुम्हारे पास? कोई ऑर्डर, कोई हुक्म? मैंने पुरसकून लहजे में कहा। मैं जो कहता हूँ वो ही वारंट है, उसने तहकमाना लहजे में कहा। तो सुनो, अगले 1 मिनट में तुम यहाँ से ना गए तो फिर मुझसे किसी किस्म का कोई शिकवा मत करना। तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने इंतहाई सर्द मोहरी से कहा और उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि इस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि जो भले मर्जी हो जाए, अब उसे बताना है कि मुजाहमत कहते किसे हैं। उस वक्त मैंने पूरा रिस्क लेने का सोच लिया था, मुझे सिर्फ लम्हे से भी कम वक्त चाहिए था। वो अपनी पूरी तवज्जो मुझ पर मरकूज किए हुए था। उसने एक लम्हे के लिए भी मुझ पर से आंख नहीं हटाई थी। उसे ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके साथ आने वाले पुलिस वाले कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर उसे आबिद की आवाज सुनाई ना देती तो वो कभी मुझ पर पिस्टल ना तानता। जिस तरह आबिद ने बताया था कि उसके साथी कहाँ पर हैं, वही उसने महज सुना मगर देखा नहीं था। सो उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके साथी कहाँ और किस पोजीशन में थे। फितरी तौर पर उसे ये जानना था कि उसके साथी कहाँ तक पहुंच गए हैं। मैं उसी लम्हे के इंतजार में था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो मुझ पर गोली चलाता, क्योंकि इस सूरत में वो जिंदा नहीं बचता। मेरे साथी भी हाथों में असला लिए खड़े थे। उसकी वार्निंग मैं उसे दे चुका था। उसने बहादुरी तो दिखा दी थी जो बिलाशुबा वक्त से पहले थी। मेरी हालत इस वक्त ये थी जैसे स्याह कोबरा नाग फन फैलाए मेरे सामने हो और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर इस इंतजार में हूं कि वो कब मुझे डंक मारने के लिए झुके और मैं उसका फन दबोच लूं। फिर वही हुआ। उसने अपने साथियों को देखने के लिए दाएं जानिब गर्दन घुमाई थी कि मैं चश्मे जदन में नीचे हुआ और उसके टखनों के करीब हाथ डाले और उसकी टांगें खींच लीं। यह कबड्डी का बड़ा मुश्किल दाव समझा जाता था। जब किसी के पैर उखाड़ने हों, उससे बंदा आगे नहीं पीछे की तरफ गिरता है। वो भी अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और जमीन पर गिरते हुए पिस्टल का फायर ऊपर की जानिब हुआ। जिसकी दहशतनाक आवाज की बाज गश्त अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वो जमीन पर और मैं उसके ऊपर था। लाशऊरी तौर पर उसका पिस्टल वाला हाथ कलाई के करीब से मेरे हाथ में था। वो पूरी कुवत लगा रहा था लेकिन उसकी कोई पेश नहीं चल रही थी। मैंने इसी कश्मकश में उसकी ठोड़ी पर टक्कर मारी तो वो लम्हाती तौर पर बेबस हो गया। उसके हाथ से पिस्टल निकल गया तो मैंने अपना पिस्टल निकाल लिया। दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर पिस्टल उसके माथे पर रखते हुए बोला, हिलने की गलती मत करना। ये पिस्टल चलने में देर नहीं लगाता। आओ मैं तुम्हें सबक पढ़ाता हूँ। जानवर किसे कहते हैं और शिकारी कौन होता है। उठो। उस वक्त तक बाहर से कोई मुजाहमत नहीं हुई थी। शायद उन्हें इल्म नहीं था कि सरदार आलम के साथ हुआ क्या है, या उन्होंने फायर करने की गलती नहीं की थी। इसे यहाँ चारपाई के साथ बांधो, इससे फिर बातें करते हैं। पहले इसके साथियों को देख लें। मैंने कहा तो नदीम तेजी से उठा। उसने सरदार आलम का पिस्टल उठाया, उसका मैगजीन देखा, वो भरा हुआ था। फिर उसने मैगजीन वापस लगाकर ऊंची आवाज में कहा, पुलिस वालों, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। तुम लोग अगर वापस चले जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एक भी गोली चलाई तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हारा अफसर हमने पकड़ लिया है।
खुद बताओ अपने लोगों को, वरना। मैंने पिस्टल की नाल पर दबाव डालते हुए कहा। डरो उस वक्त से जब तुम मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। उसने दांत पीसते हुए कहा। वो वक्त जब आएगा तो देख लूंगा, अभी जो कहा है वो करो। मैंने सर्द लहजे में कहा और पिस्टल का दबाव बढ़ा दिया। देख लो, उसने कहा तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने पूरी कुवत से एक घूंसा उसकी पसली में मारा तो वो दर्द से दोहरा हो गया। मैंने पिस्टल हटाकर नेफे में रखा और उसकी गर्दन पकड़कर झटका दिया। उसके मुंह से कराह निकल गई। वो एक मजबूत आदमी था जो इतना कुछ सह गया, वरना कोई आम आदमी होता तो ढेर हो चुका होता। तभी मैंने अपनी कोहनी उसकी रीढ़ की हड्डी पर मारी तो वो मजीद दोहरा हो गया। मैंने उसे घुमाया और डेरे पर बने एक कमरे में फेंक दिया। वो फर्श पर जा गिरा। मैंने दाएं रुख पर देखा। सादा लिबास वाले वहां से पीछे हटकर पुलिस वैन में जा चुके थे। ये सब कुछ आनन फानन हुआ था। मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हो गया था। मुझे बाहर खड़े पुलिस वालों का ख्याल था। मैंने दूर खड़ी पुलिस वैन की तरफ देखा और उन्हें करीब आने के लिए हाथ का इशारा किया। एक दो मिनट तक किसी ने तवज्जो नहीं की, जबकि मैं उन्हें मुसलसल बुलाता रहा, लेकिन उन्होंने मुझ पर एतमाद नहीं किया। बिलाशुबा वो इस सूरत हाल के बारे में अपने थाने को मुत्तला कर चुके होंगे। वहां से मजीद नफरी आ सकती थी। मुझे ये जगह फौरी छोड़नी थी। वक्त बहुत कम था। मैं अभी सोच ही रहा था कि गांव की तरफ से काफी फासले पर मोटरसाइकिलों पर सवार लड़कों का एक जत्था आते हुए दिखाई दिया। मैं नहीं जानता था कि वो किस मकसद के लिए आ रहे थे। पुलिस वालों की उन पर निगाह पड़ चुकी होगी। इस वक्त मुझे मानना पड़ा, पुलिस वालों ने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। वैन में से तीन चार बंदे निकले और वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ खाली थे। वो मुझसे थोड़े फासले पर आकर रुक गए तो मैंने कहा, देखो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहने वाला। डरने की जरूरत नहीं, इधर आकर बैठ जाओ। बाकी किधर हैं? नदीम ने पूछा। दो और हैं, वो उन फसलों में हैं, उनमें से एक ने कहा। तो नदीम तेजी से सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, उन्हें बुला लो तो बच जाएंगे, वरना वो देखो। तभी एक ने ऊंची आवाज में उन दोनों को आवाजें दी। अगले 2 मिनट में वो निकलकर हमारे पास आन खड़े हुए। एक दाएं जानिब से सामने आ गया। वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तभी मोटरसाइकिलों पर 15-20 लड़के कच्ची सड़क पर पुलिस वैन के पास आन खड़े हुए। आबिद, इन्हें किसने बुलाया था? मैंने पूछा। मैंने बुलाया था, दूर कहीं से एहतशाम की आवाज आई। उन्हें वहीं रोको, ये उस वक्त तक कुछ ना करें जब तक हम ना कहें। मैंने तेजी से कहा। ठीक है, उसने कहा। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, यार, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। सुकून से बैठो, मुझे अपने अफसर से मामला कर लेने दो, फिर बात करते हैं। सर जी, जाने दें बस, एक ने कहा। तो मैंने तसल्ली रखने का इशारा किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं जानता था कि वो एक तरबियत याफ्ता अफसर है, यूं ही अंदर नहीं जाया जा सकता था। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ तो हल्की सी रोशनी में वो पहले तो दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक दरवाजे की ओट से उसने मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी मुझे पहले ही से उम्मीद थी। इसलिए उसका वार कारगर ना हुआ, बल्कि जैसे ही उसने आगे बढ़कर मुझे दबोचने की कोशिश की, मैंने उसे पकड़कर घुमा दिया। बिलाशुबा उसमें काफी ताकत थी। मुझे उसे जमीन पर गिराने में काफी जोर लगाना पड़ा। वो कमरे के फर्श पर हाँफ रहा था। मैंने उसे गर्दन से दबोच कर कहा, ताकत आजमाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? मैं अब भी तुम्हें कहता हूं कि चुपचाप मेरे साथ चलो। उसने हाँफते हुए फंसी फंसी आवाज में कहा। तो मैं सुकून से बोला, अब तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये कहते ही मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अपनी जेब से सेल फोन निकालते हुए दीवार के करीब गया और बल्ब रोशन कर दिया। मैंने अली के नंबर पुश किए और कॉल मिला दी। हाँ बोलो असद। तब मैंने उसे सूरत हाल बताकर पूछा, ये क्या है? यहाँ बताया नहीं था पूरी तरह। ओह, ये कैसे हो गया? खैर, तुम उसे संभालो, मैं देखता हूँ, बस 2 मिनट, उसने कहा और कॉल बंद कर दी। मैंने फोन वापस जेब में डालते हुए सामने पड़े सरदार आलम से सवाल किया, तुमने यहाँ आते हुए किसी से नहीं पूछा था? ना जाने तुम किस जाम में हो नौजवान। तुम्हारे जैसे कई मेरे हाथ के नीचे से गुजरे हैं। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, सरेंडर करो और चलो मेरे साथ। उसने फिर उसी धमकी आमेज लहजे में कहा। तो मैं सुकून से बोला, अगर तुम वर्दी में आते, मुझे मेरा वारंट दिखाते या फिर मेरे साथ अच्छा रवैया रखते, तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता। इस तरह पिस्टल दिखाकर बदमाशी और गुंडागर्दी से नहीं। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, याद रखो। उसने फिर कहा। तो मैं उसी सुकून से बोला, देखते हैं क्या होता है, कौन पछताएगा।
मैं अब उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए कमरे में दीवार से लगी चारपाई सीधी की और उस पर बैठ गया। मुझे अली के फ़ोन का इंतज़ार था। ये चंद मिनट बहुत तवील हो रहे थे। वो मुझे अपने तौर पर धमकी दिए चले जा रहा था, मगर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सुनता रहा। कोई 5 मिनट के बाद अली का फ़ोन आ गया। ये सच है कि ये शख्स आज ही तैनात हुआ है, लेकिन अपने तौर पर आया है। इसे बताया भी गया था, मगर ये तुम्हें पकड़ने आ गया। कहाँ है? उसने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। पड़ा है मेरे सामने, मैंने बताया। फ़ोन उसी के पास है ना? उसने पूछा। पता नहीं, वैसे मैंने नहीं लिया। मैंने बताया तो वो बोला, बस एक आध मिनट मज़ीद, ये खुद चला जाएगा। मगर फिर तुम्हें अपनी आंखें खुली रखना होंगी, बहुत मोहतात रहना होगा, उसने कहा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैंने कहा तो उसने कॉल बंद कर दी। मैंने फ़ोन जेब में डाला ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने मेरी जानिब देखा, मैं खामोश रहा। उसने फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखकर तेज़ी से बोला, हेलो सर। ये कहने के बाद वो दूसरी तरफ की सुनता रहा और जी सर कहता रहा। आधे मिनट से भी कम की कॉल होगी। उसने फ़ोन जेब में रखते हुए मेरी तरफ देखा और धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे जाने दो। मुझे भी साथ लेकर जाना है या अकेले ही जाओगे? मैंने पूछा तो वो मेरे चेहरे पर देखता रहा, फिर उठ गया। मैंने उसे नहीं रोका। वो कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसकी निगाह अपने साथ आए हुए लोगों पर पड़ी, तो एकदम से हैरान रह गया। उसके साथ जब सामने कच्ची सड़क पर कई सारे नौजवान को खड़े देखा, तो उसके चेहरे पर खौफ की परछाई उतर गई। शायद वो जो कुछ सोच कर आया था, सब उसके उलट हो गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी कार में जा बैठा। उसका ड्राइवर भागकर उसके पीछे गया था। बाकी सारे भी एक एक करके वहां से चल दिए। शाम हो रही थी जब हम डेरे से निकलकर गांव पहुंचे। नदीम अपने घर नहीं गया, बल्कि बाहर वाले कमरे में जाकर लेट गया। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं उसके करीब बैठ गया। ओए धीमे, भूख लगी है, खाना मंगवाऊं? मैंने पूछा। नहीं यार, अभी भूख नहीं, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। क्यों नहीं है? मैंने संजीदगी से पूछा। बस यार वैसे ही, मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। तो मैं हंसते हुए बोला, ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है मेरे वीर, तुम सोचते भी हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, उसने संजीदगी से कहा। जो तेरे अंदर चल रहा है ना, वो फौरन उगल दो, वरना ये मेरे साथ ड्रामेबाजी बंद करो, मैंने उकताते हुए कहा। तो वो उठ बैठा, फिर दोनों हाथ की उंगलियां मसलते हुए बोला, यार असद, मैंने अभी तुमसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है। तुम मेरे बारे में इतना ही जानते हो जितना मैंने तुम्हें बताया, इससे ज्यादा नहीं। मुझे जरूरत भी नहीं, बस तुम मेरे यार हो, इतना ही काफी है। मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ यार ये तो है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी बल्कि बातें, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। देखो, खाना वाना खा लो फिर सुकून से, मैंने कहना चाहा। तो वो मेरी बात काटते हुए तेजी से बोला, यार अभी मुझे मत रोको, हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए और जो मैं कहना चाहता हूँ वो कह ना पाऊँ। अच्छा, चलो कहो, मैंने चारपाई पर सीधा होते हुए कहा। मेरी पूरी तवज्जो उसी की जानिब थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं जब इस गांव से निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय भूख के। मेरे पास वही कपड़े थे जो मेरे तन पर थे और एक टूटा हुआ जूता। यही मेरी औकात थी। लेकिन मैं जब यहाँ से निकला तो मुझे लगा मैं किसी कुएं का मेंढक नहीं, बल्कि किसी गंदे गटर में पड़ा हुआ हूँ, जिसकी ना कोई इज्जत है ना कोई औकात, जिसका मुकद्दर झिड़कियां, गालियां, थप्पड़ और ठोकरें थी। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि जिंदगी में अय्याशी कहते किसे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी थी उस वक्त? मैंने पूछा। वही जो एक मैट्रिक के तालिब इल्म की होती है। तो तुम तो यहाँ नहीं थे, ये उन्हीं दिनों की बात है, उसने कहा और अपनी जेब टटोल कर सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट लिया और उसे सुलगा कर गहरा कश ले लिया। एक मजीद कश लेने के बाद वो बोला, मैं जिस थड़े पर सोया करता था ना, उससे जरा फासले पर एक बूढ़ा भी सोता था। हमारी कभी बात नहीं हुई थी, वो भी चुपचाप सो जाता और मैं भी। एक दिन उसने मुझे बुलाया। ये कहकर उसने फिर से एक गहरा कश लिया और बोला, उसने मेरे बारे में पूछने के बजाय सिर्फ इतना कहा, तेरे पास जिंदगी पड़ी है, क्या तू सारी जिंदगी यूं ही थड़ों पर सोना चाहता है या फिर कोई अच्छी जिंदगी भी जीना चाहता है? तुमने फिर क्या कहा? मैंने तजस्सुस से पूछा। जाहिर है अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की, और क्या।
लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यह कहाँ से मिल सकती है, उसने कहा और फिर कश लिया। क्या कहा उस बूढ़े ने? मैंने पूछा। उस रात तो उसने इतना कहा कि अच्छा सो जाओ। मैं जाकर सो गया। लेकिन अगली रात यही कोई आधी रात का वक्त होगा, मुझे किसी ने हिलाकर जगाया। मैं उठ गया। मेरे सामने एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था। तभी बूढ़े की आवाज आई कि जाओ इसके साथ चले जाओ, जिंदगी बन जाएगी। मैं सोचे समझे बगैर उठा और उसके साथ चल दिया। कहाँ गए थे? मैंने पूछा। लाहौर में बंद रोड पर एक गली थी, उससे निकलकर एक खुले से घर में चले आए थे जहाँ काफी सारे कमरे बने हुए थे और वहाँ कोई 10-15 बच्चे पहले ही मौजूद थे। मुझे सो जाने का कहा गया तो मैं सो गया। अगले दिन किसी ने उठाया नहीं और मैं भी सोया रहा। उठा तो दिन निकल आया था। मैं आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर आया तो वहां ईदू पहलवान था। अब लंबी चौड़ी बात क्या बताऊं। वो जेब कुतरों का एक गैंग था। जेब काटने लगे। मैंने पूछा। हाँ, मगर यही कोई 2-3 बरस। मेरा दिल भर गया। मैंने फिर मंशियात का काम किया। बस कहीं से उठाता और कहीं पहुंचा देता और मुझे मेरा कमीशन मिल जाता। बस फिर अकल समझ आने लगी। पता चल गया कि नोट कैसे बनाते हैं। इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा हौसला। मेरे आगे पीछे कौन था? यही गांव में घर वाले, जिन्हें ना मेरी फिक्र थी और ना मुझे उनकी। बस फिर नोट बनाता गया। मगर तेरी ये हालत। मैंने कहना चाहा तो वो अनसुनी करता हुआ बोला। बहुत माल बनाया मगर मेरा माल कहीं भी काम में नहीं आया। ना मैं खुद पर खर्च कर सका और ना किसी पर, अपने घर वालों पर भी नहीं कि लोग इतना माल देखकर शक में पड़ जाएंगे। मेरा एक ही मकसद था, इस माल के बल बूते पर मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि अपना इंतकाम ले सकूं। मैं गांव में आकर बदला ना ले सका था। क्यों नहीं ले सके बदला? मैंने पूछा। मुझे बताओ, क्या माल बना लेने से बंदा इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अपना बदला ले सके? इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जो मैं खुद में पैदा नहीं कर पाया था। तुम ना होते तो शायद मैं ऐसा ना कर पाता। बिना माल के मैंने बदला ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अब फिर से नई जिंदगी का आगाज कर लो। मैंने उसका दुख समझते हुए कहा तो वो तेजी से बोला। लेकिन अब मैं खर्च करना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारे पास माल है? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ ना, इतना है कि ये जो तुम फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे हो, ये सब लग जाएंगी। वाह कमाल है, कहाँ रखा हुआ है? मैंने हैरत से पूछा। जिंदगी से तो यही सीखा है बाबू। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा संभालना बड़ी बात है। बड़ी बात है यार, मैं खुशगवार हैरत से बोला। तुम क्या समझते हो, वो जो शैजी मेरे साथ थी, वो कोठी, वो कारें, क्या वो उस शैजी की थी? बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही मेरे तलवे नहीं चाट रही थी। वो गेम था सारा। पैसा लगाओ और कमाओ, यही करता हूँ। उसने कहा। शैजी के अलावा भी बहुत कुछ होगा? मैंने तजस्सुस से पूछा। बहुत कुछ यार, एक समझ ना आने वाला जहान है। उसने ख्यालों में खोए हुए कहा, फिर यकदम तड़प कर बोला। और माफ करना असद, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें देखता रहा, हर तरह से तुम्हें जांचा। तुम वो हो जिस पर हर तरह से एतमाद किया जा सकता है। तुम पर तो मैं जान लुटा दूं। मुझ पर जान ना लुटाओ, इन बेचारे दोस्तों के लिए कुछ करो। मैं जानता हूं ये भूखे नहीं मरेंगे। थोड़ी बहुत जमीन तो हर किसी के पास है, लेकिन मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए सिगरेट मसल कर बोला। हो गया ना, बस मुझे चंद दिन दो, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। ये मैं वापस आकर बताऊंगा, उसने कहा। चल ठीक है, तेरी मर्जी, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा तो वो तेजी से बोला। तुम ऐसे करो, जाकर खाना खाओ, आराम करो, मैं आज ही निकलता हूँ। कोई मुझे छोड़ देगा या मैं खुद चला जाता हूँ? ठीक है जाओ तुम, मैंने कहा तो वो उठ गया। आधी रात गुजर चुकी थी। आबिद के साथ सारा टोला नदीम को शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ आ रहा था। सब जानते थे कि मेरा शहर की तरफ अकेले जाना ठीक नहीं, इसलिए मुझे घर ही रहने दिया गया। वो मेरी जीप लेकर चले गए थे, मैं उनके साथ राब्ते में था। मैं छत पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अब खुद को मुनज़्ज़म कर लूं। गांव में अपने दोस्तों के साथ उन लड़कों की पूरी तरह तरबियत दूं, जिससे फौरी तौर पर कोई मुझ तक ना पहुंच सके। कम से कम इतना तो हो जाए कि अगर किसी दोस्त के साथ भी कुछ हो तो बाकी फौरन उसकी मदद को पहुंच जाएं। ऐसे में मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर नग्गू के नंबर देखे तो मैं चौंक गया। मेरे हेलो के जवाब में वो थरथराती हुई आवाज में बोली। कहाँ हो?
इधर ही हूँ, गांव में। मैंने जानबूझकर अपनी लोकेशन ना बताते हुए गोल मोल सा जवाब दिया। तो वो तेजी से बोली, जैसे भी हो, जहां भी हो, फौरन मुझ तक पहुंचो। खैरियत है ना? तुम कहाँ हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैं घर पर हूँ, फौरन आ जाओ। उसने यूं कहा जैसे वो बहुत जल्दी में हो, और उसका लहजा मामूल के मुताबिक भी नहीं था। उसमें ऐसा इरताज था जिसमें खौफ, जोश और हैरत मिली जुली सी हो। मैं फिर पूछ रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस आ जाओ, और वो भी जल्दी, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने फोन जेब में डाल लिया, मगर एक ऐसी सोच में डूब गया जिस पर मेरा दिमाग तो नहीं मान रहा था, लेकिन दिल चाहा कि नग्गू की बात मान लूं। सूरत हाल ही कुछ इस तरह की खतरनाक थी। अभी चंद घंटे पहले ऐसे हालात से निकला था कि एक गोली भी उन हालात को तलपट करके रख देती। मैं इस जहान से चला जाता तो फिर बात ही खत्म थी, लेकिन अगर वो मेरे हाथों से मारा जाता तो एक नई मुसीबत गले पड़ने वाली थी। इन्हीं नामसाद हालात को देखते हुए नदीम को शहर छोड़ने मैं नहीं गया था, बल्कि सब दोस्त मुझे घर छोड़कर खुद चले गए थे। मेरा दिमाग कह रहा था कि इन खतरनाक और नामसाद हालात में रिस्क ना लूं। इस वक्त अगर मैं घर से निकलूंगा तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। नग्गू से ताल्लुक का सिर्फ नदीम को मालूम था। उसके सिवा कोई दोस्त भी नहीं जानता था। ना ही मैं अभी किसी को बताना चाहता था। अब नदीम भी नहीं था, दोस्त भी रास्ते में थे। उनके आने तक मैं इंतजार करता तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाना था। मैं इस वक्त अगर निकलता भी तो मेरे पास जीप नहीं थी और ना ही कार। जीप दोस्त ले गए थे और कार अरसलान भाई के पास थी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि चला जाऊं। हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसी हुई हो। उसने तो औरत होते हुए भी अपना वादा निभाया था, और मैं डर कर घर बैठ जाऊं? मैं कब तक यूं घर में डरा सहमा बैठा रहूंगा? आखिर एक दिन तो मुझे बाहर निकलना ही था। अचानक ही मैं उठ बैठा। मैं सीढ़ियां उतर कर सहन में आ गया। गैराज में अरसलान भाई की मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने जिशान को फोन किया, वो जाग रहा था। मैंने उसकी चाबी के बारे में पूछा। 2-3 मिनट के बाद उसने बाहर आकर मुझे चाबी थमाते हुए पूछा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आता हूं अभी, परेशान नहीं होना, मैंने चाबी पकड़ते हुए कहा और मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। गांव में किसी हद तक थोड़ी बहुत रोशनी थी। पिछली रात का चांद अभी तलू नहीं हुआ था, इसलिए हर तरफ अंधेरा था। मैंने जैकेट पहनी हुई थी, उसके अंदर 2 पिस्टल और चंद मैगजीन थे। मैं तेजी से मोटरसाइकिल भगाते तकरीबन आधे घंटे के दौरान नग्गू के घर के बिल्कुल पास सड़क पर पहुंच गया। मेरे सामने उसके घर की तरफ जाता हुआ सोलिंग था। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर उसके फाटक तक जा पहुंचा। सहन में बल्ब जल रहा था जिसकी पीली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ उसकी अपनी कार खड़ी थी। कोई जरा सी भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। मैं चंद मिनट तक माहौल को समझने की कोशिश करता रहा। इन्हीं लम्हात में मेरा फोन बज उठा। गहरे सन्नाटे में एकदम से मेरा फोन गुनगुनाया, तो उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा लगी। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ एहतशाम था। मैं आ गया हूँ, गेट खोलो, जीप खड़ी करनी है। उसे अपने घर ले जाओ, सुबह ले लूंगा, मैंने कहा तो उसने हैरत से पूछा, ओए खैर है, कहाँ हो तुम? सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ, मैं घर पर नहीं हूँ, मैंने कहा, और इससे पहले कि वो कोई मजीद सवाल करता, मैंने कॉल काट दी। मैंने उसी लम्हे नग्गो को कॉल मिलाई, वो तो जैसे मेरे इंतजार में थी। उसने फौरन पूछा, कहाँ पहुंचे हो? तुम्हारे गेट पर, मैंने सुकून से कहा तो वो हैरत से बोली, अरे इतनी जल्दी, ठहरो मैं अभी आई। इसके साथ ही उसने कॉल बंद कर दी। कोई 5 मिनट के बाद सहन का बल्ब ऑफ कर दिया गया। ऊपर हल्की हल्की रोशनी होने लगी। एक हेयोला बरामदे से गेट की तरफ बढ़ा। वो नग्गू ही थी। मैंने जब तक बरामदे में मोटरसाइकिल खड़ी की वो मुझ तक पहुंच गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसका हाथ गर्म था। मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा सा लरस भी रहा था। मैंने रुकते हुए पूछा, खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी आवाज में इरताज था। ये कहते हुए वो मेरे इतने करीब आ गई कि उसकी गीली मिट्टी जैसी कच्ची महक मेरे नथनों से टकराई। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सरसराहट हुई। अगर मैं उसी लम्हे खुद पर काबू ना पाता तो शायद वो महक मुझे मजीद आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती। न जाने नगू की इस कच्ची महक में कैसा जादू था। कैसा सरप्राइज? मैंने बमुश्किल धीमे से पूछा। आओ ना, बताती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब चल दी।
मैं उसके साथ एक कमरे में जा पहुंचा जो बेडरूम था। दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसके खिचड़ी बाल सर पर ली हुई चादर से साफ दिखाई दे रहे थे। मोटे नैन नकुश, गहरा सांवला रंग और कदरे भारी बदन वाली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। नग्गू ने एक कुर्सी खींचकर मुझे उस पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। मैं इस इंतजार में था कि वो कुछ बोले ताकि मुझे सरप्राइज का पता चले। तभी नग्गू बोली, ये रहमा माई है, इधर साथ वाली बस्ती में रहती है। मैं जब ब्याह कर आई थी, ये तब से मेरे साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करती आई है। मैं अपना दुख सुख इसी के साथ बांट लेती हूँ। ये भी अपने दुख सुख मुझसे कहती है। अच्छी बात है, मैंने सकून भरे लहजे में कहा। और अब सुनो, ये खान रबनवास की हवेली में काम करती है। उसने चौंका देने वाले अंदाज में कहा तो मैं वाकयातन चौंक गया। कब से? मैंने बेसाख्ता पूछा तो वो बोली, इसे हो गए हैं कोई 15-20 साल। ऐसे ही है ना रहमा? हाँ, इतना ही वक्त हो गया है, वो हौले से बोली। अब लंबी चौड़ी बात क्या करूं? अब तुम्हारे लिए सरप्राइज यही है कि रहमा काम तो करती है वहां पर, ईमानदार है, इसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं है हवेली वालों को, लेकिन ये अपने दिल में खान रब नवाज से बहुत नफरत रखती है। इतनी नफरत कि जिसका शायद हमें अंदाजा नहीं। नग्गू ने इरताश भरे लहजे में बताया, तो ये मेरे लिए एक बड़ी इत्तला थी। अगर ये सच था तो भी, और अगर ये झूठ था तब भी। इसका अंदाजा मैंने लम्हों में कर लिया था। मैंने खुद पर काबू रखते हुए बड़े सुकून से पूछा, सवाल यह है नग्गू बेगम, इसे इतनी नफरत क्यों है? मैं बताती हूँ। रहमा माई ने पहलू बदलते हुए कहा। लम्हा भर सांस ली और फिर कहती चली गई, ये जो खुद को बड़े लोग कहते हैं, कहने को रईस होते हैं, खुद को खानदानी कहलवाते हैं, लेकिन ये इतने ही घटिया, जलील और बेगैरत होते हैं। उनके अंदर इतनी दरिंदगी होती है कि ये इंसान और जानवर को एक जैसा समझते हैं। हुआ क्या है? मैंने पूछा। मैं सारी जिंदगी इनकी खिदमत करती रही, कभी एक तिनका भी इधर से उधर नहीं किया। मैं मानती हूँ कि इसके एवज जो मुझे देते थे, मैं अपनी मजदूरी ले लेती थी। मेरा बेटा भी मेरे साथ जाया करता था। इकलौता बेटा है मेरा। एक बार खान रबनवाज ने मेरे बेटे को इतना मारा कि उसका बाजू तोड़ दिया। वो कहते हुए रोहांसा हो गई। वजह क्या थी? मैंने पूछा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो गुलूगीर लहजे में बोली, उसने गाड़ी अच्छी तरह नहीं धोई थी। अब इतना सा बच्चा, यही कोई 8वीं क्लास में पढ़ता था, उससे नहीं धोई गई। एक जगह कहीं कोई लकीर पड़ी हुई थी, वो भी मेरे बेटे के जिम्मे लगा दी। इतना मारा, बाजू तोड़ दिया? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल वो नशे में था, उसे अपनी कोई सुध-बुध ही नहीं थी। ये तो दूसरे नौकरों ने बचाया, वरना शायद मार ही देता। तब से मेरा बच्चा बहुत डर गया था, मेरे पास रहा ही नहीं। मैंने उसे उसकी खाला के पास भेज दिया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अब कहाँ है? मैंने पूछा। अब तो वो माशाल्लाह गबरू हो गया है। अपनी खाला ही के पास रहा, पला बढ़ा, वहीं उसकी शादी हो गई। अपनी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन मैं आज तक वो मंजर नहीं भूल सकी जब मेरा बच्चा मुझे मदद के लिए बुला रहा था और मैं बावजूद कोशिश के उसे बचा नहीं पा रही थी। जब वो टूटा हुआ बाजू हिलाकर मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखता था तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ जाता था। उसने सिसकते हुए लहजे में कहा। तभी मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर तो ये माँ के अंदर की आवाज है तो मैं इसे झूठ नहीं कह सकूंगा, लेकिन अगर ये अदाकारी थी तो ये औरत बहुत बड़ी अदाकारा हो सकती थी। उसका लहजा, उसकी आवाज, अंदाज बेहद मुतासिर कुन था। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। तभी नगो बोली, ये तब से मेरे साथ ऐसी बातें करती रहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये खान से बदला ले सके, कोई ऐसा हो जो कहर ढा दे उन पर। इसे मुझसे उम्मीद थी, जब मैं चाहती थी कि उसे खत्म कर दूं। इसे मेरी और खान की दुश्मनी के बारे में हर शय का पता है। ये अब मायूस हो चुकी थी, मगर जब आज सरदार आलम तुम्हारे पास गया है तो ये सीधी मेरे पास आ गई। इसे पता है? मैंने हैरत से पूछा तो रहमा बोली, हाँ, मुझे आज शाम पता चला, जब तुमने उसे अपने डेरे पर बांधा हुआ था। मैं हवेली ही में थी। वहां पर खान को ये इत्तला दी थी कि असद ने सरदार आलम को बांध दिया है। तब वहां पर बड़ी हलचल हुई। वो बहुत गुस्से में था, पता नहीं किस किस को फोन करता रहा। 1 मिनट, क्या खान हवेली में है? मैंने पूछा। हाँ, वही है, उसने हैरत से कहा।
मुझे तो ये पता चला था कि वो हवेली में तो क्या शहर में भी नहीं है, मैंने कहा। वो तो पिछले कई दिनों से कहीं नहीं गया। वैसे अक्सर ये होता है, जब किसी से ना मिलना हो, लोगों को धोखा देना हो, तो वो हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर चला जाता है। सबसे कह दिया जाता है कि वो शहर गया हुआ है। उसने आम से लहजे में कहा तो मैंने पूछा, क्या करता है वहां अकेले रहकर? वहां फिल्में देखता है, साथ में कोई ना कोई औरत रखता है, शराब तो वो पीता ही है। उसने नफरत से कहा तो नग्गू बोली, इसे तुमसे उम्मीद हो गई है। तुम जैसी मालूमात चाहोगे, जो भी करना होगा वो ये करेगी। लेकिन शर्त एक ही है, रहमा ने उसका बाजू तोड़ना है, और इतना ही उसे मारना है जितना उसके बेटे को उसने मारा था। एक माँ का इकलौता बेटा जिससे बिछड़ जाए, बावजूद कोशिश के वो उसे अपने पास ना रख सके, उस पर क्या गुजरी होगी। रहमा ने नफरत से कहा तो मैंने मोहतात अंदाज में पूछा, तुमने उसकी नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी? अपने बेटे के साथ चली जाती। नहीं जा सकती थी, तब मेरा शोहर जिंदा था। मैंने उसे कहा भी कि हम यहाँ से चले जाते हैं, मगर वो खान को छोड़कर नहीं गया। मेरे शोहर ने मुझे वहाँ नौकरी करते रहने पर मजबूर किया। तुम सरदार आलम का बता रही थी। तुम कैसे जानती हो? मैंने पूछा। वो पिछले कई दिन से मुसलसल आ रहा था हवेली। एक रात रहा भी था वहाँ। ऐसा मामूल के मुताबिक होता रहता है। बड़े लोग मिलते हैं, आते हैं, रहते भी हैं। लेकिन जब ये सुना कि तुमने उसे डेरे पर बांध लिया है, तो ये इत्तला बड़ी अहम थी। उसने कहा, चलो ठीक, मैं बताऊंगा तुम्हें रहमा। पहले तो मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं उसे सीधे स्वभाव कत्ल करूं। हाँ, अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैंने एतमाद से कहा तो वो मेरी तरफ देखकर फिर यूं सर हिलाने लगी जैसे खुद पर काबू पा रही हो। तभी नग्गू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए कहा, हम इस पर एतमाद कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे, मैंने उलझते हुए कहा। पूछो, उसने एक अदा से कहा। तुम खान की दुश्मन हो, ये बात खान को भी मालूम है। फिर उसकी हवेली में काम करने वाली नौकरानी तुमसे मिलती है, ये बात हजम नहीं हो रही बस। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये शादी के इब्तदाई दिनों में मेरी वाकिफ हुई, फिर कुछ अरसा हमारा राबता नहीं रहा। हम दो दो बरस नहीं मिल पाती, लेकिन फ़ोन पर राबता रहता है। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मेरा उस हवेली में बहुत से लोगों से राबता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेरा राबता किस किस से है। क्या तुमने इन्हीं राब्तों की वजह से मेरा मसला हल किया था? मैंने पूछा। तो वो तेजी से बोली, हाँ, लेकिन दरमियान में ऐसा राब्ता था जो किसी के वहमो गुमान में नहीं है, लेकिन उसका मुझ पर एतमाद है। ओके, सोचते हैं इस बारे में, मैंने कहा। तो रहमा पहलू बदलते हुए अजीब से लहजे में बोली, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया हवेली में। वहां सर झुकाकर, जबान बंद करके सिर्फ कान खुले रखे जाए ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हवेली की दीवारें बड़े बड़े राज छुपा चुकी हैं। मैं जानती हूँ उन गुलाम गर्दिशों में क्या कुछ नहीं होता। मैं ये भी समझती हूँ कि किसी पर फौरन एतबार कर लेना अपना खून कर लेने के बराबर है। तुम कहना क्या चाहती हो? नग्गू ने तेजी से पूछा। यही कि असद को मुझ पर फौरन एतबार नहीं करना चाहिए। अगर किया तो ये इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। मुझे आजमाए, उस वक्त तक आजमाए जब तक खान को मैं घेर कर इसके सामने ना रख दूं। मेरे पास सिर्फ ताकत नहीं है, वरना मैं अब तक। वो नफरत से कहते हुए एकदम से खामोश हो गई। तभी नग्गू बोली, रहमा, कोई वक्त, कोई लम्हा तो होगा जब एतबार आएगा। नहीं, ये मुझ पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। मेरी दुआ है ये अपनी जवानी भरपूर गुजारे। हाँ, मैं इसे रास्ता बता दिया करूंगी जैसे अब बताने लगी हूँ। मतलब, मैंने बेसाख्ता कहा। मतलब ये है पुत्र, खान की ताकत वो लोग हैं जो उसकी मानते हैं। दोनों एक दूसरे के मफादात के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब इलाके में हैं। जैसे वो चौधरी करामत था, यहाँ छोटे छोटे कई चौधरी करामत हैं। वो तो बड़क मारता था, हल्का बर्तन था, लुढ़क गया। लेकिन एक ऐसा बंदा भी है जो इंतहाई खामोशी से तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देने के दर पे है। पता है तुम्हें? उसने मुझे देखते हुए पूछा तो मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। कौन है वो? मैंने इस तरारी लहजे में पूछा तो वो इंतहाई संजीदगी से बोली, सरदार आलम की फुप्पी का बेटा यावर खान। जानते हो उसे? हाँ, वो बस्ती चिराग शाह वाला? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो ही।
सरदार आलम उसकी फुप्पी का बेटा है। यहाँ इलाके में बहुत थोड़े लोगों को पता है। करीबी लोग जानते हैं, ज्यादा को तो नहीं पता। ये भी पता करो उसके डेरे पर तुम्हें मारने के लिए कौन कौन मौजूद है। असद, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द कितने दुश्मन पैदा हो रहे हैं। हैरत है, मैंने दबे दबे गुस्से में कहा तो वो बोली, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते या फिर उनके सामने घुटने नहीं टेक देते। सब मफाद परस्त मिल गए हैं और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैं देख लूंगा। बस पुत्र, मैं दुआ कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उठ गई। वो जैसे ही खड़ी हुई, नग्गो भी उठी और उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। रहमा माई मेरे लिए एक बड़ा रिस्क थी। अगर तो ये सच था तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गैबी मदद थी जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर ये मेरे लिए साजिश थी तो बड़ी गहरी थी। ये मुझे एहसास था कि मेरे दुश्मन रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। रहमा माई उनके बारे में बताकर मुझे डरा रही थी या मुझे खबरदार कर रही थी। वो गैबी मदद थी या साजिश, इस बारे में फैसला वक्त पर छोड़ दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद नग्गू कमरे में आ गई। वो फिर से बेड पर आलती पालती मारते हुए बड़े गहरे लहजे में बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अपने हालात के बारे में सोच रहा हूँ। वक्त ने कहाँ ला खड़ा कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें मेरे पास पहुंचा दिया। मेरे पास बैठे कितने अच्छे लग रहे हो, उसने कहा और होंठों को दांतों तले कुचलकर मेरी ठोड़ी को छुआ तो मैंने कहा, साया भी साथ छोड़ देता है नग्गू। दुरुस्त कह रही थी रहमा। दावा नहीं करती असद, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जी ना सकी तो मर तो सकती हूँ। वक्त आने दो, उसने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इस वक्त मेरा कतन कोई ऐसा मूड नहीं था, मगर मैं देख रहा था कि तन्हाई पाते ही उसके गाल सुर्ख हो गए थे। मैं उसके बेड पर जा बैठा। वो बिल्कुल मेरे करीब होकर बैठी हुई थी। उसके बदन की कच्ची महक का एहसास मेरे अंदर सरायत कर रहा था। ऐसे में एक लड़की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। उसमें नग्गू के पीने पिलाने के सारे लवाजमात मौजूद थे। उस रात कच्ची महक ने फिर मुझे अपना असीर कर लिया। मुझे लगा चिकनी मिट्टी पर जिस कदर पानी पड़ता जा रहा था, चिकनी मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी महक उतनी ही तेज होती चली गई थी। तीसरे पैग में ही वो मखमूर निगाहों से मुझे देखने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे घोल कर पी जाए। बस उसने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा था। फिर मुझे याद नहीं रहा कि उस लर्जीदा हाथ में क्या तपिश थी कि उसने मुझे पिघला कर रख दिया। आसमान पर नीलगूं रोशनी फैलने लगी तो मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ा।